इस वीडियो में हम वैक्सीनेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट टॉपिक है। आप चाहे क्लास 12th में हो, बीएससी कर रहे हो या एमएससी कर रहे हो, ये टॉपिक आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिल जाएगा। बिकॉज ये टॉपिक ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का टॉपिक है, तो ओवरऑल ये इम्पॉर्टेंस रखता है। तो वैक्सीनेशन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। बिकॉज अगर ये टर्म्स आपको क्लियर नहीं है तो वैक्सीनेशन आप बहुत अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो डायरेक्टली वैक्सीनेशन ना बताते हुए पहले मैं इन सभी बेसिक से टर्म्स को यानी ज़ीरो लेवल से बिल्कुल स्टार्ट करूँगी, जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, तो वैक्सीनेशन अगर मैंने डायरेक्टली बताना स्टार्ट किया तो वो थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिकॉज अगर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में आपको डिफरेंस नहीं पता, या एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनाता कौन है, ये सब बेसिक से क्वेश्चंस आप अगर क्लियर नहीं है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से, देन हम वैक्सीनेशन पे पहुंचेंगे। तो पहले वर्ड आता है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या होती है, मोस्ट ऑफ द लोगों को ये पता भी होगी कि इम्यूनिटी पावर क्या होती है। हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा सिस्टम इनबिल्ड होता है, ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी में कि बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस जब आपकी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी खुद उससे लड़ती है। ठीक है, तो उस पूरे सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। ठीक है, और इम्यूनिटी क्या होती है, वो कैपेसिटी होती है, वो रेजिस्टेंट कैपेसिटी होती है कि किस कैपेसिटी के साथ हमारी बॉडी बाहर से आने वाले एंटीजन से लड़ पा रही है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन में ये वर्ड आ जाता है एंटीजन, जो कि अभी हमारा अगला है स्टेप, अगला हम समझेंगे इस टर्म को। तो एंटीजेंस क्या होते हैं, बाहर से आने वाला कोई भी सब्सटेंस जो आपकी बॉडी में आने के बाद आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, उसे हम एंटीजन कहते हैं। ठीक है, एंटीजन बैक्टीरिया वायरस फंजाई कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीजेस भी तो होती हैं। टाइफॉइड होता है, कॉलरा होता है, सब क्या है, बैक्टीरियल डिजीजेस हैं। इन्फ्लुएंजा है, कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ये सभी क्या है, वायरल डिजीजेस हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंजाई हो या प्रोटोजोआ हो, मीन्स कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या कोई अन्य सब्सटेंस भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मैंने एंटीजन के एग्जाम्पल में पॉलन्स और केमिकल्स भी लिख रखा है, तो ये तो किसी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो है नहीं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो या पॉलन्स हो, पॉलन्स आई होप आप जानते होंगे, फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसमें ये निकलते हैं पॉलन्स, बहुत ही हल्के होते हैं, हवा के माध्यम से उड़ भी जाते हैं, तो ये पॉलन्स होते हैं। तो पॉलन्स भी एंटीजन का काम कर सकते हैं और केमिकल्स भी एंटीजन जैसे काम कर सकते हैं। मीन्स अगर आपकी बॉडी में वो चले गए तो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे। सेकेंड थिंग, कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो हर टाइम एक्टिवेटेड नहीं रहता है। ठीक है, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में है तो इम्यूनिटी पावर क्या होती है, बाहर से आने वाले एंटीजन से लड़ने की क्षमता होती है। कोई कोई की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर होती है, किसी किसी की वीक होती है। तो ये डिपेंड करता है कि उसकी कितनी कैपेसिटी है, बाहर से आने वाले एंटीजन से लड़ने की कितनी क्षमता है, उस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो मैं क्या बता रही थी, हाँ, कि एंटीजेंस जो होते हैं ये कोई भी हो सकते हैं, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, पॉलन्स या केमिकल्स भी हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, अब ये एंटीजेंस आपको समझ में आ गया, इम्यूनिटी हमने समझ लिया क्या होता है। अब एंटीबॉडी समझते हैं। ठीक है, एंटीजन में लिखा होता है एंटीजन, एंटीजन मीन्स होता है एंटीबॉडी जेनरेटर, उसका शॉर्ट फॉर्म होता है ये जो एंटी लिखा हुआ है ना, एंटीजन, जेन का मतलब होता है जेनरेटर, एंटीबॉडी जेनरेटर। ठीक है, तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए आपकी बैक्टीरिया या वायरस कोई आपकी बॉडी के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो आपके इम्यून सिस्टम आपका एक्टिवेट हो जाता है। मैंने बताया ना, हर समय एक्टिवेटेड नहीं रहता हमारा इम्यून सिस्टम। जब कोई बैक्टीरिया वायरस या कोई भी फॉरेन पार्टिकल बाहर से जब अंदर आएगा और वो हार्म करने की टेंडेंसी रखता है, आपको नुकसान पहुंचाने की, आपको डिजीज़ कॉज करने की कैपेसिटी रखता है बाहर से जो भी आ रहा है, तो हमारा इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और हर समय ये एक्टिवेटेड नहीं रहता है, आपको ध्यान रखना है। और जब वो एक्टिवेट हो जाता है तो आपने इतना तो समझ लिया कि आपकी बॉडी बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करेगी, और इसी को हम इम्यूनिटी पावर कहते हैं, इसी को तो क्षमता कहते हैं हम। लेकिन वो किल कैसे करेगी, वो कैसे अपनी बॉडी की रक्षा हम कैसे करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम हम लोग को कैसे बचाता है, बचाता है एंटीबॉडीज़ के माध्यम से। एंटीबॉडीज़ हमारा शरीर बनाता है जो फाइनली बैक्टीरिया हो, वायरस हो, कोई भी हो, A to Z उसको किल करने का काम करती हैं।
अब आपने ब्लड के कंपोनेंट्स तो ज़रूर पढ़े होंगे। ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा होगा, आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा होगा। इस समय अभी हमें आरबीसी से कोई मतलब नहीं, आपको फोकस करना है डब्ल्यूबीसी पे। डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं? वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। तो डब्ल्यूबीसी का पूरा पूरा हाथ होता है इम्यून सिस्टम में, ठीक है। आरबीसी का फंक्शन क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वगैरह फंक्शन होता है ना। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन क्या होता है? पूरा पूरा फंक्शन होता है इम्यून सिस्टम में, बाहर से आने वाले इन्फेक्शियस एजेंट से लड़ने का काम होता है डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी कितने तरीके की होती हैं? ए ग्रैन्युलोसाइट्स होती हैं और ग्रेन्युलोसाइट्स होती हैं। दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। लेकिन डब्ल्यूबीसी को मेनली 5 कैटेगरी में रखा गया है, 5 तरीके की होती हैं। सॉरी, अगर आप ब्रॉडली कैरेक्टराइज करें तो 2 कैटेगरी में आप बांट सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट और ए ग्रेन्युलोसाइट। लेकिन अगर देखा जाए एक तरीके से तो 5 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं। बेजोफिल्स होती है, इओसिनोफिल्स होती हैं, लिम्फोसाइट्स होती हैं। आप इनके बारे में, पाँचों के बारे में आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो ये डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं। तो अब ये जो डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं यही एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती हैं। क्योंकि आपके मन में क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाता कौन है, क्योंकि यही एंटीबॉडीज़ ही बाहर से आने वाले बैक्टीरिया को किल करेंगे अल्टीमेटली। पर ये एंटीबॉडीज़ बना कौन रहा है? ये हमारी बॉडी में जो डब्ल्यूबीसीज़ होती हैं वो बना रही। वो भी डब्ल्यूबीसीज़ 5 तरीके की होती हैं। डब्ल्यूबीसीज़ में से एक होती है टाइप लिम्फोसाइट्स। यही जो लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये लिम्फोसाइट्स जो हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। इसमें एक होती है बी लिम्फोसाइट्स, एक होती है टी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये बाकी लिम्फोसाइट्स को सिग्नलिंग का काम करती हैं कि बाहर से कोई एंटीजन आ गया है हमारी बॉडी में, तो ये हेल्पर का काम करती हैं। और ये जो बी लिम्फोसाइट हैं ये एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो अब आपके मन में क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ बनाता कौन है हमारी बॉडी में। तो हमारी बॉडी में होती हैं बी लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं? एक तरह की डब्ल्यूबीसीज होती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। और एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं? एक तरह की प्रोटीन्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है तो उससे फाइट करती हैं, उसको किल करती हैं, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होंगी? प्रोटीन्स होंगी एक तरह की। कहाँ से बनती हैं? बी लिम्फोसाइट एक तरह के डब्ल्यूबीसीज बनाती हैं। और इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। ग्लोबुलिन्स का मतलब होता है प्रोटीन, और इम्यूनो वर्ड इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि इम्यून सिस्टम की प्रोटीन्स हैं। अब बॉडी में तो बहुत तरह की प्रोटीन्स है ना, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए ये इम्यून सिस्टम की प्रोटीन है, इसीलिए इसका नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स रख दिया गया है। अब 5 तरह की एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgM, IgD, IgA, IgG और IgE। ये 5 तरह की एंटीबॉडीज़ है। एंटीबॉडीज़ पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। एंटीबॉडीज़ 5 तरीके की होती है, उन सभी के बारे में मैंने बताया, वहाँ पे स्ट्रक्चर वगैरह बताया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया एंटीबॉडीज़ कौन बनाता है, एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं। एंटीबॉडीज़ का एक और नाम इम्यूनोग्लोबुलिन्स होता है। कौन लाया? एंटीबॉडी समझने के बाद अब हम वैक्सीन देख लेते हैं कि वैक्सीन क्या होता है। बिकॉज हम वैक्सीनेशन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले वैक्सीन को जान लेते हैं। A mild form of a disease-causing antigen injected by needle stimulates body's immune response against disease. वैक्सीन क्या होता है? देखिए, एक माइल्ड फॉर्म होता है। माइल्ड फॉर्म कहने का मतलब किसका माइल्ड फॉर्म? पहले ये देखते हैं। डिजीज कॉजिंग एंटीजन, यानी आपकी बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन आया है ना, एंटीजन जो डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी रखता है, आपके अंदर आ गया तो वो डिजीज कॉज कर देगा, वो एंटीजन उसका माइल्ड फॉर्म लिया जाता है। माइल्ड फॉर्म यानी एंटीजन को या तो इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा या तो उसको वीकेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। जब एंटीजन जो है हमारा, उसको अगर वीकेंड कर दिया गया या उसको इनएक्टिवेट कर दिया गया
तो वो डिजीज़ जो कॉजिंग कैपेसिटी है वो उसकी कम हो जाती है, ठीक है, नेग्लिजिबल हो जाती है समझ लीजिए। तब उसको क्या किया जाता है, वैक्सीन बना के नीडल में भर के उसको पर्सन की बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को डिजीज़ के अगेंस्ट क्या कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है। अब मैं बताती हूँ इसके पीछे की स्टोरी कि कैसे स्टिमुलेट करता है। जैसे आपको वैक्सीन लगवानी है, आपने लगवाई भी होगी वैक्सीन, कई चीज़ों की, कई डिजीज़ेस की लगवाई होगी। मान लीजिए आपने पोलियो की लगवाई, या और सिंपल आप मान लीजिए आपने टाइफॉइड की वैक्सीन लगवाई। तो जब टाइफॉइड की वैक्सीन आपने लगवा ली है तो होता क्या है, जो वैक्सीन रही होगी ना टाइफॉइड की, उसमें क्या रहा होगा, जो बैक्टीरिया जिसे सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है, सैल्मोनेला टाइफी जो होता है, यही जो है टाइफॉइड कॉज करता है, ये बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी। तो जो आपने टाइफॉइड की वैक्सीन लगवाई है ना, उस वैक्सीन में यही बैक्टीरिया रहा होगा, यही बैक्टीरिया रहा होगा, बट द डिफरेंस इज कि वो इनएक्टिव फॉर्म में या बहुत ही वीकेंड फॉर्म में रहा होगा, कि उसकी जो डिजीज़ कॉजिंग पावर है ना वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना कि जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उसमें कुछ और नहीं, वही एंटीजन है जो आपको डिजीज़ कॉज कर सकता है। अगर वो एंटीजन डायरेक्टली आपके अंदर चला जाए ना तो आपको टाइफॉइड डिजीज़ कॉज भी कर देगा, लेकिन वो अब इतने केमिकल्स के साथ मिक्स किया जाता है, उसको वीकेंड किया जाता है, उसको इनएक्टिव किया जाता है, और भी कई प्रोसीजर होते होंगे जैसे वैक्सीन बनाई जाती है, ठीक है। लेकिन मेन आपको यही याद रखना है कि वीकेंड कर दिया जाता है या तो उसको क्या कर दिया जाता है, इनएक्टिव कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अब वो हमारी बॉडी के अंदर वैक्सीन डाली गई तो अब वो डिजीज नहीं कॉज करेगा वो बैक्टीरिया, लेकिन हमने बताया ना आपको कि उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, मतलब हल्का फुल्का होता है 0.1 to 0.4, लेकिन क्या होता है हमारी बॉडी के लिए उतना ही काफ़ी होता है। हमारी बॉडी उसको जज कर लेती है कि बाहर से कोई एंटीजन आया है, कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, और हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना फटाफट स्टार्ट कर देती है, ठीक है। अब देखो, एंटीबॉडीज़ बनाना कोई छोटा काम तो है नहीं, और इतनी जल्दी वो होता भी नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, इसको स्लो इम्यूनिटी भी हम कह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है बैक्टीरिया आपके अंदर आया और 5 मिनट के अंदर फटाफट आपके अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई, नो, एंटीबॉडीज़ फॉर्मेशन में टाइम लगता है। इसी वजह से ये वैक्सीन्स दी जाती हैं। वैक्सीन क्या काम करती हैं, आपके अंदर गई वो, ठीक है, तो आपका जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है तो एक्टिवेट हो गया कि थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में कोई एंटीजन आया है, तो एंटीबॉडीज उसने बनाना स्टार्ट कर दिया, बना के उसको स्टोर कर लिया, ठीक है। हमने अभी आपको बताया था ना कि बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, वैसे ही बी मेमोरी सेल्स भी होती हैं। मेमोरी वर्ड से आपको याद आ रहा होगा कि मतलब यहाँ पे कोई स्टोर किया जा रहा है ना, आपकी याददाश्त तेज करने के लिए, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं। तो बी मेमोरी सेल्स में वो जो एंटीबॉडीज़ है जो हमने बना ली हैं वो स्टोर करके हम रखे रहते हैं। फिर इन फ्यूचर में कभी आपको अगर टाइफॉइड हो जाता है तो तुरंत आपके पास बनी बनाई एंटीबॉडीज़ रखी हैं, वो तुरंत एंटीबॉडीज़ निकलेंगी कि हाँ इस तरह का एंटीजन तो हम हैं, मतलब क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक बीमारी की जो एंटीबॉडी होती है ना वो अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है अगर आपने टाइफॉइड की वैक्सीन ले रखी है तो वो कोरोना के खिलाफ भी काम करेगी, वो आपका कॉलरा के खिलाफ भी काम करेगी, ऐसा नहीं है। आप जिस पर्टिकुलर डिजीज़ के अगेंस्ट वैक्सीन ले रहे हैं वो एंटीबॉडी सिर्फ उसी के अगेंस्ट काम करेगी। अगर आपने टाइफॉइड की वैक्सीन ले रखी है तो जब कभी आपको टाइफॉइड होना होगा ना, यानी जब कभी सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया आपके अंदर घुसेगा, सिर्फ तभी वो एंटीबॉडीज़ काम करेंगी। ऐसा नहीं है आपको कोरोना हो रहा है तो उसके खिलाफ भी आपकी एंटीबॉडीज़ तुरंत आ जाएंगी किल करने, ऐसा नहीं होता है। ये बहुत ही स्पेसिफिक मैकेनिज्म है और बहुत ही डीप है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप स्टोरी की तरह समझते चले जाएंगे, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से भी सुन सकते हैं, ठीक है। मैं तो अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो इतना को समझ में आया ना कि स्पेसिफिक होती हैं एंटीबॉडी, स्पेसिफिक होती है हर एक डिजीज़ कॉजिंग एजेंट के लिए। तो ये हो गया, हमने क्या बता दिया आपको, वैक्सीन के बारे में बता दिया कि वैक्सीन क्या होती है, ठीक। आपको दिया जाएगा एंटीजन, किस फॉर्म में, बहुत ही माइल्ड फॉर्म में दिया जाएगा। आपकी बॉडी एंटीबॉडीज़ बना के रख लेगी पहले से ही स्टोर करके, जब कभी वो वही बैक्टीरिया सेम बैक्टीरिया एंटर करेगा जो हमने वैक्सीन में लिया था तो हमारे पास एंटीबॉडी प्रिपेयर रखी हैं, तुरंत वो उसको सराउंड करके किल कर देंगी, बात खत्म, ठीक है। और अब ये है वैक्सीन, आप समझिए इसका फंडा क्या होता है। वैक्सीन में बहुत लोग अच्छा ये भी कहते हैं कि वैक्सीन के अंदर एंटीबॉडीज़ होती हैं, लोगों को ये मानना होता है। तो
उनके मन में ना एक कन्फ्यूजन होता है, उनको सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है। वो कहते हैं जो हम वैक्सीन ले रहे हैं उसमें पहले से ही एंटीबॉडीज़ हैं और यही एंटीबॉडीज़ हमको इंजेक्शन के थ्रू दे दी गई। अब कोई बैक्टीरिया वगैरह आएगा, मतलब कोई एंटीजन, तो पहले से ही हम एंटीबॉडीज़ बनी रखी हैं। वो बात तो ठीक है। वो क्या होती है, वो हमारी पैसिव इम्यूनिटी होती है। और जो हमें वैक्सीन लगाई जाती है और हमारी बॉडी खुद एंटीबॉडी तैयार करती है, समझ लीजिए सोल्जर तैयार करती है, वो एक्टिव इम्यूनिटी होती है। तो दोनों में डिफरेंस होता है, ठीक है। मेनली वैक्सीन की डेफिनेशन आपको यही दिखाई देगी जो मैंने आपको भी समझाई है, ठीक है। अब एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी भी समझ लेते हैं कि क्या होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में भी समझ सकते हैं, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा आप समझ लेंगे तो सब मगअप होने के चांसेस हैं। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग ना हो तो इसे हम नेक्स्ट पार्ट में रखते हैं। वैक्सीनेशन क्या होता है, अभी हमने पहुंचा ही नहीं वहाँ तक। तो वैक्सीनेशन क्या होता है, कैसे प्रोसीजर होता है, मतलब ऑलमोस्ट हमने 60 to 70% कवर कर लिया है। अब अगली वीडियो में हम वैक्सीनेशन पढ़ेंगे और एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी पढ़ेंगे। थैंक यू।